दिल के रोगों से संबंधित मरीजों के लिए एक्सरसाइज करना कितना जोखिम भरा रहता है, उसको लेकर एबीसी चैनल की टीम ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी एवं हार्ट केयर गुरु नानक अस्पताल पलवल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा से खास बातचीत की। नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा हूँ। मैंने अपना MBBS, MD और DNB सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी किया है। मैंने अपनी पढ़ाई मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से करी है। फिर मेरी DNB की ट्रेनिंग, DNB कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग लिसी हॉस्पिटल कोची से हुई है। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी कोची में करी है कार्डियोलॉजी में। फिर मैंने फरीदाबाद में आके ESIC मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया है। ESIC मेडिकल कॉलेज का जो कैथ लैब खुला था उसमें हम लोग ने अहम योगदान दिया था। उसके बाद अब मैं गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सर, दिल का दौरा पड़ने के बाद एक्सरसाइज करना जोखिम भरा है क्या? देखिए, दिल का दौरा पड़ने के बाद हम कहते हैं पहले 4 से 6 हफ्ते मरीज को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। पहले हफ्ते में हम मरीज को बोलते हैं कि आप घर में ही चलिए आराम से। दूसरे हफ्ते में बाहर निकलिए, 50, 100, 200 कदम चलिए, लेकिन कोई झटके वाला काम नहीं करेंगे। पहले 4 हफ्ते हम कहते हैं कि कोई झटके वाला काम नहीं करना, ज़्यादा वजन नहीं उठाना, मरीज को आराम से चलना फिरना है। और फिर स्टेज्ड वे में या ग्रेडेड वे में धीरे धीरे करके अपना एक्सरसाइज की कैपेसिटी उस हिसाब से मरीज बढ़ाता जाता है। अब इसमें अलग अलग सिनारियो हैं। एक मरीज जिसको अटैक आया, वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गया, उसने इलाज करा लिया, हार्ट की पंपिंग ठीक है उसकी, तो वो मरीज आगे नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता है। हम ये जरूर कहते हैं पहले 6 महीने में बहुत भारी वजन मत उठाइए, पर नॉर्मल एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांस नहीं फूलती, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक मरीज जिसको अटैक आया, हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाया, या अटैक आया, इलाज नहीं करा पाया, उनके हार्ट की पंपिंग अगर कम रह गई, नॉर्मल पंपिंग हम कहते हैं 55 से 60% होती है, अगर उनके हार्ट की पंपिंग मान लीजिए 30% है, 35% है, तो फिर वो नॉर्मल आदमी के जितना एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज को अटैक के 4 से 6 हफ्ते बाद हम फिर से देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, पंपिंग देखते हैं, और फिर उनको बोलते हैं अपनी पंपिंग के हिसाब से अपना एक्सरसाइज ढालिए। अगर आपको 50-100 कदम चलने पे सांस नहीं फूलती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। जब आपकी सांस फूलने लगे तो फिर वहां पे रुकिए और उस हिसाब से अपने आप को ढालिए। तो हर मरीज के लिए एक जवाब नहीं है कि क्या अटैक के बाद एक्सरसाइज करने में रिस्क है या जोखिम है। हाँ, लेकिन पहले 4 से 6 हफ्ते एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक सर, अचानक जो कार्डियक अरेस्ट के लिए CPR सबसे बेहतर इलाज है? जी हाँ, पहले तो इसके लिए जानिए कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट होता है कि रोड पे आपके सामने बंदा खड़ा है, एकदम से गिर गया, सांस नहीं चल रही, धड़कन नहीं आ रही, तो या तो ये बड़ा दिल का दौरा होता है, उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर हम एक धड़कन की बीमारी बोलते हैं जो हमारे हार्ट के नीचे वाले खानों से आती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसकी वजह से सडन अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट CPR है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसको आम भाषा में कार्डियक मसाज भी बोलते हैं। और ये CPR या कार्डियक मसाज हम मानते हैं कि जितने लोग जान सके उतना अच्छा है। CPR से बहुत जानें बच सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में एक आदमी को CPR जरूर आना चाहिए। कब जरूरत पड़ती है CPR की? देखिए, जब कार्डियक अरेस्ट होता है, जब पेशेंट एकदम से गिर जाता है, हार्ट चलना बंद हो गया, चाहे वो रोड पे है चाहे घर में है, जब बड़ा दौरा आया, तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपके 20% पेशेंट या मरीज होते हैं जो अस्पताल में अरेस्ट होता है। ज़्यादातर 70% अरेस्ट बाहर ही होते हैं अस्पताल के। तो जब वो अरेस्ट होते हैं तो उसमें पेशेंट की जान बचाने का यही तरीका होता है, जिसको हम CPR बोलते हैं। दूसरा, पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है, बड़ा दिल का दौरा आता है, तब भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं। तो घर से अस्पताल पहुंचने तक उस टाइम पे पेशेंट को अगर आप CPR देते रहते हैं तो पेशेंट की बचने की चांस बढ़ जाती है। एक सर, क्या एस्पिरिन दिल का दौरा रोक सकती है? क्या एस्पिरिन दिल का दौरा रोक सकती है? देखिए, इसके लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि दिल का दौरा होता कैसे है या हार्ट अटैक आता कैसे है। हम नॉर्मली कहते हैं हमारी हार्ट के अंदर जो नाड़ी होती है
तीन मेन नाड़ी होती है, बाएं तरफ पे 2 होती हैं, दाएं तरफ पे 1 होती है। तो ये नाड़ी का नॉर्मल साइज होता है 2.5 mm, 3 mm, हम 2.5 से 4 mm तक मिल सकती है। तो मैं बोलूँगा एवरेज साइज 3 mm अगर है तो आप सोचिए 3 mm की नाड़ी कितनी छोटी नाड़ी होती है। अब इस नाड़ी के अंदर अगर चर्बी जमती रहती है, जो जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, वो चर्बी लंबे समय तक जमती रहती है, तो 3 mm की नाड़ी और छोटी होती जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब वो चर्बी जो है, जो जम रही है, वो एक सतह की तरह है, इवन तरीके से नहीं जमती है, वो अनइवन हो जाती है। एक भाग टूट के उसका नीचे गिरता है। जब वो भाग टूट के नीचे गिरता है, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल प्लाक या अनस्टेबल प्लाक बोलते हैं उसको हम, इसको बोलते हैं प्लाक रप्चर हो गया। प्लाक रप्चर हो गया मतलब वो जो चर्बी का एक भाग है वो टूट के गिरा, उसने नाड़ी को ब्लॉक किया। जब ये नाड़ी को ब्लॉक करता है, इसका हार्ट का एक अपना, शरीर का अपना रिएक्शन होता है, उसके आसपास प्लेटलेट्स आते हैं और उधर एक खून के थक्के बनने लगते हैं। तो जो खून के थक्के बनते हैं, इससे ब्लॉक, आपकी नाड़ी आगे ब्लॉक होती रहती है। तो एस्पिरिन का काम क्या है? एस्पिरिन हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम होता है खून को जमाना। जो बेसिकली मैं कह रहा हूँ खून का थक्का बनता है। तो जब आपको कहीं पे खून ज्यादा आता है तो ये प्लेटलेट्स आपके शरीर में खून को जमाते हैं। एस्पिरिन का काम होता है इन प्लेटलेट्स का काम रोकना, इन प्लेटलेट्स को खून ना जमाने देना। तो एस्पिरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतला करती है। तो अटैक के समय में ये मरीज की मदद कर सकती है। अगर ये टाइम पे दे दी जाए तो जो खून के थक्के आपके हार्ट की नाड़ी में बन रहे हैं, ये उसका बनना रोक सकती है। इसीलिए जब भी मरीज को हार्ट अटैक होता है, वो कहीं भी हो, चाहे दूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर में होता है, तो हम कहते हैं कि मरीज को एक एस्पिरिन की 4 गोली दीजिए। 75 मिलीग्राम की एक गोली होती है, हम कहते हैं 300 मिलीग्राम एस्पिरिन दीजिए, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल दीजिए। क्लोपिडोग्रेल या क्लोपिलेट के नाम से आती है, ये भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो कि खून पतला करती है। और तीसरा हम कहते हैं स्टैटिन दीजिए, अटोरवास्टैटिन 80 mg दीजिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। तो हार्ट अटैक की लोडिंग डोज ये होती है एस्पिरिन 300 mg, क्लोपिडोग्रेल 300 mg और अटोरवास्टैटिन 80 mg। जब भी मरीज को अटैक हो तो ये दवाई दें और फिर उनको आगे भेजें। सर्दी दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा देती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच है कि सर्दी के मौसम में हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जो कि लकवे का दौरा या पैरालिसिस बोलते हैं, इन सब के पेशेंट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम नॉर्मल फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कि गर्मी में चीज़ें रिलैक्स होती हैं। अगर आप प्लास्टिक की बोतल या एक पानी का पाइप भी बहुत गर्मी में बाहर रखेंगे तो फैल जाता है, जबकि सर्दियों में आप पानी की बोतल या पाइप को बाहर रखेंगे, बहुत सर्दी होती है, वो सिकुड़ जाते हैं, जो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही हमारी हार्ट की नाड़ी में होता है, जिसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो रिलैक्सेशन। वैसो मतलब खून की नाड़ी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब खून की नाड़ी का सिकुड़ना, और वैसो रिलैक्सेशन मतलब खून की नाड़ी का खुलना। तो सर्दियों में क्या होता है? सर्दी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपकी नाड़ी में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आपकी नाड़ी सिकुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब ये नाड़ी का, जैसा मैंने आपको बताया, इतना छोटा साइज होता है, तो देखिए जब ये सिकुड़ेगी तो इसकी वजह से आगे अटैक, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये सारी दिक्कतें सर्दी के मौसम में बढ़ती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक सर, क्या जिम से बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आजकल लोगों के दिमाग में रहता है कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग इससे बहुत डरे हुए हैं। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि हार्ट के लिए एक्सरसाइज या नियमित तौर से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है। अब एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, ये जो हम हमेशा बोलते हैं, एक्सरसाइज हमेशा मॉडरेशन में करिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर आप चलते हैं तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, और इसको ग्रेडेड या स्टेज तरीके से बढ़ाइए। एकदम से बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस मत करिए, एकदम से बहुत भारी वेट मत उठाइए, एकदम से बहुत तेज मत चलिए।
एकदम से मैराथन भागने की कोशिश मत करिए। लोग थोड़ा सा दिन थोड़ा भागते हैं और फिर मैराथन भागने की कोशिश करते हैं, ये सब गलत है। आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, स्टेज तरीके से बढ़ाइए। जिम के लिए भी मैं यही बोलूँगा, जिम में एक्सरसाइज बुरा नहीं है, लेकिन जिम में जाके एकदम से एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस मत करिए, एकदम से बहुत भारी वेट उठाने की कोशिश मत करिए। धीरे धीरे ग्रेडेड तरीके से एक्सरसाइज बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन, स्टेरॉइड, जो प्रोटीन पाउडर में भी स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, वो सब अवॉइड करिए। जिम में तीसरी चीज़ ये है, अगर आप में हार्ट के रिस्क फैक्टर है, हार्ट के रिस्क फैक्टर क्या है? शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपने बहुत स्मोकिंग करी है, आप कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फैमिली हिस्ट्री अटैक के लिए पॉजिटिव है, मतलब मेल्स में 55 साल से पहले, फीमेल्स में 65 साल से पहले आपके घर में भाई बहन माँ बाप किसी को हार्ट अटैक आया है, तो आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप 30 साल की उम्र के बाद एकदम से सोचते हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, तो उसके अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या 2 या उससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो एक बार ही अपने आप को इवैल्यूएट करा लीजिए और फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस की तरफ जाइए। तब तक हर चीज़ मॉडरेशन में रखिए।